नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब तत्काल संसद की बैठक बड़ी जरूरी हो जाती है। ज्यादातर ये युद्ध की स्थिति में या फिर संवैधानिक संकट के समय बुलाया जाता है। अब देश पर कौन सा संकट आ गया है? क्यों विशेष सत्र बुलाया गया है? वन नेशन वन इलेक्शन सरकार को तत्काल ही क्यों चाहिए? क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन से? क्या बदल जाएगा? क्या नया हो जाएगा? क्या बुरा हो जाएगा? ये सब कुछ समझने के लिए आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी हैं। स्वागत है रविकांत सर। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से कौन अपनी अधपकी दाल पकाना चाहता है? देखिए, मोदी जी लगता है कि इंडिया अलायंस से बहुत डर गए हैं। मुंबई में कल जो हुआ उसी दिन शाम को इस तरह की खबर आ रहा कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो भी विपक्ष से बिना राय मशविरा के। ये जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी इस समय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत भयभीत हो गए और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ा जा रहा है। देखिए प्रज्ञा जी, ये देश बहुत बहुरंगी है, बहुत विविध देश है और इसमें इस तरह की वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं। एक किस्म से आप राष्ट्रीय पार्टियों का फायदा तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से, लेकिन इसमें पब्लिक का क्या फायदा है? देखिए, ये तो कहेंगे कि उससे जो बजट है उस पर कम खर्च होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे धनाढ्य पार्टी है। सबसे ज्यादा उगाही इन्होंने की। हर जिले में 2-2, 3-3 एकड़ में उनके अपने ऑफिस बने हुए हैं और चुनाव पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली वही पार्टी है। तो ऐसी पार्टी जब ये कहे कि साहब इससे देश के बजट का कम खर्च होगा, वो एक तरह का आप ये कहिए कि शगुफा दिखाना है, लेकिन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। बल्कि लोकतंत्र का मिजाज तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जनमानस को मौका मिले। और मैं ये कह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आपको करना है तो फिर राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए ना। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों को आपको वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। वो क्यों नहीं होगा? आप कीजिए ना, इस पे क्यों नहीं बदलाव करते? जनता के हाथ में जब ये देना चाहते हैं आप तो अच्छा है, राइट टू रिकॉल का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो मोदी जी नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो लोग कब का रिकॉल करना चाहते हैं और इसीलिए वो देश को भ्रम में रख करके लोकतंत्र का गला घोंट करके वो ये सारे काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो राष्ट्रीय दल है हो सकता है कि उनको इससे फायदा हो, लेकिन ये जो देश है उत्तर से दक्षिण तक आप जाएंगे तो कितना आपको वैविध्य दिखाई पड़ेगा। संघवाद पर एक तरह से ये हमला है और उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, जो उनके अपने प्रदेशों के लोगों की इच्छाओं और उनकी अभिलाषाओं को लेकर के पूरी राजनीति करते हैं, उनके साथ कुठाराघात होगा और इसीलिए ये इस देश के मिजाज के लिए ठीक नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन का और कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों पर यही है कि एक तो ये लोकतांत्रिक लिहाज से सही नहीं है। दूसरा, अब ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी उसी समय मौका मिले, वो भी उस समय राजनीति में आए, लेकिन उनके कंसर्न दूसरे हैं। वो लोगों के बीच में दूसरे ढंग से जाते हैं और उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों को आप छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत की जब आप बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, तो वहां क्षेत्रीय दलों के, वहां के लोगों के कंसर्न भी अलग अलग है। इसलिए आप जो देश को, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, मैं ये कह रहा हूं कि ये संघवाद पर हमला है और ये उन छोटे दलों को आप खत्म करना चाहते हैं। आप एक ही रंग में इस देश को रंगना चाहते हैं। पहले आप धर्म के आधार पर वो काम कर रहे थे, अब आप दलों के भीतर भी वही काम करना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि 2 दलीय प्रणाली इस देश में हो और ये भी चाहेंगे कि राष्ट्रपति प्रणाली हो, मोदी जी केवल रहें। ये केवल इसके लिए आप करना चाहते हैं, जबकि इस देश में इतने राज्य हैं और हर राज्य के अपने कंसर्न है, वहां की अपनी जियोपॉलिटिक्स है, वहां के अपने राजनीतिक दल हैं और इसीलिए उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल भी उसी तरह से
लोगों के कंसर्न के साथ जुड़ करके राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि वो फल फूल रहे हैं या बहुत वो माल कमा रहे हैं, मैं कतई नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये है तो फिर ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह क्यों ले रहे हैं, संजय निषाद को क्यों ले रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को क्यों आप जोड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हम छोटे छोटे दलों को जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनका गला घोंट देना चाहते हैं एक पॉलिसी ला करके। ये आपको सत्ता में रहना है, केवल आप इसके लिए सब सारा खेल कर रहे हैं। आपको था तो आप पूरे देश को वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आना कतई आसान नहीं है। मैं तो मोदी जी को मानूं कि आप अगर ईमानदार हैं, मैं ये कह रहा हूं ठीक है आप एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, चलिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में ले तो आइए ना। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमको लोगों ने चुना है तो हम कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा ये लोकतंत्र का मतलब नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप एक भी अधिनियम लेकर के आते हैं, एक भी कानून बनाते हैं तो उसमें लोगों की अपनी इच्छाएं शामिल होनी चाहिए। संविधान सभा में कांग्रेस कितनी मजबूत थी, 90% से ज्यादा लोग कांग्रेस के लोग संविधान सभा में थे, मोस्टली सवर्ण उसमें बैठे हुए थे, फिर भी रिजर्वेशन पास हुआ उन्हीं लोगों के, क्योंकि वो कंसर्न देख रहे थे लोगों का कि साहब देश के लोग अगर ये चाहते हैं, हाशिए के लोग जो कमजोर हैं अगर उनको हमें लाना है मुख्यधारा में तो रिजर्वेशन चाहिए, तो वो ये काम कर रहे थे। हर इशू पर लोगों से चर्चा हो रही थी। और आप तानाशाही पूर्ण तरीके से देश को चलाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं। आप चाहे वन नेशन लेके आए, आप कश्मीर के लोगों से पूछे बिना आप 370 को खत्म कर दें, आप राज्य का दर्जा खत्म कर दें, ये नहीं चलता है, ऐसे देश नहीं चलता है। लेकिन मोदी जी अभी तो मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, अब ये नया विशेष सत्र बुलाने के पीछे आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? देखिए मकसद वही है, एक तो आप अगर उसके टाइमिंग देखें तो कल इंडिया अलायंस, पहले तो 200 रुपए उन्होंने गैस के दाम कम किए, ये ठीक वैसे ही है। किसी नेता ने कहा कि हम 5,000 रुपए आपके पॉकेट से निकाल लें और 200 रुपए आपको वापस कर दें, तो आपको घाटा होगा कि मुनाफा होगा। आपने 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया दाम कर दिया गैस का, अब आप कह रहे हैं 200 रुपए में हम गिफ्ट कर रहे हैं बहनों को। तो बहनों पर तो पहले आपने उनका आर्थिक शोषण किया, उस परिवार का, उन बहनों का, अब आप 200 रुपए कम करके कह रहे हैं कि साहब हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये बहनें क्या इतना जानती नहीं है क्या कि आप कर कह रहे हैं। अब उसके बाद इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक पर शाम को होते होते ये अडानी जी का बम फूट गया सुबह अलग। तो अब आपको एक नई चर्चा करवानी है ताकि अडानी साहब पर बात ना हो, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया अलायंस इतना मजबूत हो रहा है, चुनाव के मैदान में कहीं जाएंगे तो मुंह की ना खानी पड़ जाए, कहीं हम डूब ना जाए उस पूरे मझधार में लोकतंत्र के, इसलिए आप एक नया शगुफा लेकर के आए। और ये दरअसल पूरा मीडिया के लिए, उस मीडिया को जो मोदी जी की अपनी पालतू मीडिया, उसको टास्क दिया गया है कि विशेष सत्र में क्या होगा, और वन नेशन वन इलेक्शन का हैशटैग चलाया गया ताकि सारा मीडिया का कंसंट्रेशन इस पर हो जाए और अडानी ने जो घपले घोटाले किए हैं उस पर बात ना हो। ये राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, ये मुसलमानों के विरोध में बोलने वाले लोग, और अडानी के पैसों का हेरे फेरी कौन कर रहा है? एक चाइना का नागरिक कर रहा है, एक मुस्लिम कर रहा है। इसका जवाब आप देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप एक नया हैशटैग चला करके विशेष सत्र बुला करके आप इस पर बहस करवाएंगे ताकि लोगों के जेहन में अडानी और मोदी जी की दोस्ती की बात ना हो। असली खेल तो यहां हो रहा है ना कि चर्चा ना हो उस पर। और आज देखिए आप कि पूरे दिन, आज कल शाम से ही चर्चा केवल वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल। तो ये इसके लिए शगुफा छोड़ा गया। अडानी पर कहीं चर्चा हो रही है? आप जैसे मीडिया चैनल्स को छोड़ करके वहां कहीं हो रही है? वहां उन्होंने बिठा रखा है विपक्ष के लोगों को, तो वो जोरदार तरीके से हमले कर रहे होंगे, तो आप ये भी बोलेंगे कि देखिए विपक्ष को हम कितना मौका देते हैं। लेकिन अडानी पर नहीं बुलाएंगे वहां मौका देने के लिए। राहुल गांधी की बाइट नहीं चलाएंगे। जब राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन पर लेकर के वो आ जाएंगे। तो उसके पीछे दोनों ही रणनीतियां हैं। एक तरफ तो आप अडानी से जो दोस्ती आपकी है, जो अडानी ने काले कारनामे किए हैं, आप जो लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं, ये दोनों ही चीजें आप कर ले जाएं और बच जाएं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर है,
ये जो वैकल्पिक मीडिया आप जैसे लोग चला रहे हैं उसका दौर है, उसमें अब कुछ छिपेगा नहीं, और इसीलिए लोगों तक ये बात पहुंच रही। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो मोदी जी एक बार भाषण देंगे और सारा मैदान मार लेंगे। तो अब इस जगह पर सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में, बंगाल में, हर जगह तो मोदी जी ने भाषण दिया, तो वहां पर मैदान काहे हार गए? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना प्रज्ञा जी, मुझे जो लग रहा है मोदी जी भी अब इस बात को जानते हैं कि अब उनके भाषण की वो पहुंच नहीं रह गई। इतना वो मन की बात कर रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं। टेलीविजन पर मोदी जी का जैसे ही चेहरा आता है लोग चैनल बदल ले रहे हैं। भजन कीर्तन करने वाले लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। और आपने बहुत सुंदर से उदाहरण दिए कि कर्नाटक में तो 10-12 दिन मोदी जी ने लग रहा था जैसे वहां खेत जोत रहे हैं। वो पूरे इलेक्शन में जो कैंपेन कर रहे थे वो दरअसल खेत जोत रहे थे, मुहावरे के रूप में मैं कह रहा हूं। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? फसल तो उन्होंने वही काटी जो कर्नाटक के लोग चाह रहे थे। तो यही अब पूरे देश का मिजाज बन रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि ताकि गोदी मीडिया पर केवल वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो। और अभी एजेंडा तय नहीं है, अभी कोई कार्य योजना तय नहीं है कि विशेष सत्र में हम क्या लेकर के आएंगे। ये हैशटैग इसीलिए चलाया गया ताकि फंसाया जाए इस जाल में कि चर्चा अडानी पर ना हो। और दूसरा कि इंडिया अलायंस की बैठक में क्या हुआ था ये भी ना आए। सारे लोग ये इस पर बात करने लगे कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन से देखिए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और मोदी जी कुछ नया कर रहे हैं। तो अपने विपक्षियों को भी और पक्ष वाले दोनों को उसी जाल में फंसा देना, ये मोदी जी की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। और कई बार उसमें हम लोग भी फंसते हैं। मैं कह रहा हूं कई बार हम लोग भी फंसते हैं कि आप इंडिया अलायंस में जो हुआ उसकी चर्चा ना करें, अडानी की चर्चा ना करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया अलायंस की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो जाता है, तो क्या कुछ खौफ नजर आ रहा है? मोदी जी तो घमंडिया कहते हैं तो किसी काम का नहीं है, तो फिर किस बात का डर? अब मोदी जी को डर नहीं है तो फिर काहे पीछे पड़े हुए? 200 रुपया काहे कम कर दिया सिलेंडर का? उनके भक्त तो कहते हैं कि हम 500 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे, 2000 रुपए का सिलेंडर खरीद लेंगे, वोट मोदी को ही देंगे। ये घबराहट जो है, मिजाज जो लोगों का बदल रहा है, लोग ठोक बजा करके मोदी जी को देख चुके हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सब जुमले निकले। वो 15 लाख वाला ही नहीं, 2 करोड़ रोजगार का भी वादा, वो भी जुमला निकला। अच्छे दिन लाने का वादा। 2 करोड़ से एक बात और याद आई रविकांत सर, कि ये भी कहा जा रहा है कि खर्चा कुछ कम हो जाएगा, चुनावों में बड़ा पैसा खर्च होता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई पैसा कम खर्च होगा? ये वो पार्टी कह रही है जो सबसे ज्यादा चुनाव पर खर्चा करती है। वो पार्टी कह रही है जिसने चुनाव को पूरा मैनेजमेंट के जरिए करना शुरू किया, लोकतंत्र का गला घोंटा। चुनाव में तो जो होता था, नेहरू जी का चुनाव मुझे याद आता है, यहां तक कि राजीव गांधी का चुनाव याद आता है, आम आदमी से जाकर के मिलते थे। मोदी जी को कहीं देखा है कि लोगों के पास जाकर? मंच पर पहले नहीं होता था कि 4 ठो एसी लगे हों, नेताजी भाषण देने आएंगे तो एसी में भाषण देंगे और लोगों के लिए पहले से लंच पैकेट पहुंच जाएगा। ये किसने शुरू किया? ये बीजेपी ने शुरू किया। बाकी कौन सा आप किसी प्रत्याशी को क्या चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं? ये चुनाव आयोग नहीं करता है इस देश का। जो चुनाव आयोग एक प्रदेश के चुनाव कराने में 4 राउंड काम करता है, वो कह रहा है कि सब हम एक साथ करा लेंगे। उत्तर प्रदेश का तो आप एक बार में करा नहीं पाते हैं, पूरे देश का कैसे करा लेंगे? ये बातें फिर भी अलग हैं, लेकिन जो ये है कि साहब इससे खर्चा कम होगा, ये बहुत फूहड़ किस्म का तर्क है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, खर्च जितना होना है, जो रैलियों का खर्चा होता है वो कोई सरकारी खर्चा तो होता नहीं है। नहीं, मोदी जी का भी मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, अभी आचार संहिता वहां लगी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बराबर कैंपेन कर रहे हैं और प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। एक नया शिकूफा है, एक नई स्ट्रेटजी है ये कि प्रत्याशी आप घोषित कर दें और सरकारी खर्चे से आप प्रचार करें। ये तो जुड़ना नहीं है। तो आप लगातार गला घोंट रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
उस समय लोग विश्लेषक कह रहे थे कि साहब देखिए डर गए हैं इसलिए पहले कैंडिडेट के नाम घोषित कर रहे हैं। नहीं, डर तो है ही, उसके पीछे स्ट्रेटजी ये है कि लोगों के टैक्स के पैसे को खर्च किया जाए, सरकारी मशीनरी के जरिए आप चुनाव प्रचार करें। वही वही मामा जी कर रहे हैं आजकल कि वो जगह जगह रैंप पर चलते हैं, जैसे वो पूरा मॉडल्स चलती हैं वैसे रैंप पर चलते हुए घोषित करते हैं कि अभी 400 बढ़ाएंगे, फिर अच्छा 1500 दे देंगे हम पेंशन। मतलब इस तरह से राजनीति होती है क्या? इसी को आप लोकतंत्र कहेंगे? तो आप सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग। एक सवाल जनता से जुड़ा हुआ है और ये सवाल इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को भी समझ में आए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इससे उनका क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी तक तो लोगों के पास, आम लोगों के पास ये ऑप्शन है कि अगर केंद्र सरकार कुछ गड़बड़ करती है, महंगाई करती है, आम लोगों की आवाज नहीं सुनती है, उसको अनसुना करती है, हिटलरशाही दिखाती है, तो फिर जनता केंद्र सरकार का को सबक सिखा सकती है विधानसभा में। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो फिर तो जनता के साथ वही हाल हो जाएगा जो हमारे यूपी में कहावत कही जाती है कि अपचतइयों का जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसे एक सैद्धांतिक नजरिए से देखता हूं कि ये देश बहुत वैविध्यशाली है। इसमें आप इस तरह के वो संघवादी जो उसका मिजाज रहा है उसको बदल करके जो आप तानाशाही पूर्ण ढंग से सरकार चलाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो यहाँ के न तो लोगों के हिसाब से सही है और न ही संविधान के हिसाब से सही है। क्या संविधान सभा के लोग ये नहीं जानते थे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? तो इसका मतलब है आप सवाल तो बाबा साहब अम्बेडकर पर खड़े कर रहे हैं। उस समय के जो भी संविधान के विशेषज्ञ लोग थे आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वो उस समय प्रावधान पारित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये देश अद्भुत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय चर्चिल से लेकर के बहुत सारे राजनीति शास्त्री भी इस बात को कह रहे थे कि ये देश टिकेगा नहीं, क्योंकि भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं। इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, इतना वैविध्य ये किसी राष्ट्र में हो ही नहीं सकता, इसलिए ये राष्ट्र जल्दी खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन हमने इस बात को साबित किया कि हम देश ही राष्ट्र ही नहीं है बल्कि उतने ही डेमोक्रेटिक भी हैं। डेमोक्रेसी को लेकर के भी एक सिद्धांत है प्रज्ञा जी कि ये जहां पर गरीबी होती है, जहां पर अशिक्षा होती है, वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं होता है, वहां तानाशाही आ जाती है। लैटिन अमेरिका के देशों में हुआ, अफ्रीकी देशों में हुआ, और भारत जब आजाद हुआ है तो 90% से ज्यादा लोग अशिक्षित और गरीब थे। बावजूद इसके लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है भारत का। और ये इसलिए हुआ कि नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री होते हुए और आपके चले जाइएगा राजीव गांधी तक, इन लोगों ने डेमोक्रेसी को बनाया है, लोगों को प्रशिक्षित किया है। वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ये काम करता है कि आप वोट डालिए, ये करिए। तो जो प्रशिक्षित किया गया है लोकतंत्र के लिए और उसने अपने आप को दिखाया कि वो बेहद सफल हुआ है इस देश में, अब आप उसका गला घोंटने के लिए लगे हुए वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से। एक बात उसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता का क्या सवाल होगा? मोदी जी चुनेंगे तो फिर घबराहट किस बात की? मोदी जी भले ही चुने, लेकिन जनता कुछ और चुनने के मूड में है। समस्या मोदी जी की यहां है, जनता ने कुछ और तय कर लिया है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसे मैं एक टास्क के रूप में देख रहा हूं कि अडानी और इंडिया अलायंस पर चर्चा ना होकर के इस पर चर्चा, ये असली खेल यहाँ है। जी जी जी, थैंक यू। जनता सब समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर समय देने का। थैंक यू। धन्यवाद।